हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए और खतरे का सामना करके उस डर को भगा दिया जाए। तो जो डर आपके मन में बैठा है, ये स्टडी नहीं होगी, ये स्टडी नहीं हो सकती, उस डर को मैं दूर करता हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जितनी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड डिस्कवरी हुई है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है इसके अंदर। इसको स्क्रीनशॉट लें, मैं बार बार बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते ही आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। खोज के बारे में बात करेंगे तो कॉलिकर साइंटिस्ट ने 1880 के अंदर इंसेक्ट की कोशिकाओं में इसके बारे में बताया। उसके बाद फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर फाइला नाम दिया इसका। देन एल्टमान 1890 के अंदर बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा ने 1897 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। डेली ने 1906 के अंदर 1906 में ऑक्सीडोसोम नाम दिया। और मीविस ने 1907 में कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार आते हैं, कई बार साइंटिस्ट के नेम पूछ लिए जाते हैं, तो इसको तैयार करें आप लोग। अगर कोई पूछे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज़, क्या भला है माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक जस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन द सेंस 6, 7, 8, 9 क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का शक्ति ग्रह है ये। तो ऊर्जा का शक्ति ग्रह है, तो इसका मतलब इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम होंगे। रेस्पिरेशन से रिलेटेड काम होंगे तो आउटर मेम्ब्रेन से लेकर अंदर तक सभी एरिया के अंदर इसमें एंजाइम पाई जाएंगे, जो है रेस्पिरेटरी एंजाइम। कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो इस डिस्कवरी के बाद जेनसन ग्रीन बी द्वारा इसको स्टेन किया मिलर्स साइंटिस्ट ने 1900 के अंदर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जब स्टेन किया जाता है तो पता लगता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो जेनसन बी एक केमिकल का नाम है, इसके द्वारा उसको स्टेन कर दिया गया। तो ये तो बेटा कुछ डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे थे हम लोग। अब हम बात करेंगे इसका छोटे छोटे टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लिख दिया इसके अंदर क्लियर कट, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। जब प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा तो लिख दिया प्रेजेंट इन ऑल सेल, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सभी सेल में मिलेगा आपको, ठीक है। और मेविस ने यहाँ दे दिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉटनी की, तो मेविस ने 1904 में प्लांट सेल में इसको खोज किया था, इसको देखा था। ये एक मेन पॉइंट आपको याद करना है। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट से। अब अपन बात करेंगे नंबर, किस किस सेल में कितने कितने नंबर इसके पाए जाते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ, मेरिस्टेमेटिक कोशिका, विभज्योतक कोशिकाओं में सबसे अधिक होते हैं, ये याद रखना। विभज्योतक सेल में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद कैसे पता लगा भी वाकई पाए जाते हैं, जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की तो उसको मालूम हुआ एक विभज्योतक सेल के अंदर 1 सेल 3000, ये जो नंबर है वो मेरिस्टेमेटिक सेल के बताए मैंने। मतलब एक विभज्योतक कोशिका के अंदर 3000 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और स्टडी हुई तो केओस एक प्रोटोजोआ है जिसके अंदर 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की गई। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पता लग गया। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, दो दैट इज़ द नंबर। अब आएगा साइज़, इसके अलग अलग साइज़ है, उसको अपन नहीं डिस्कस करेंगे। अपन एवरेज ले लिया, औसत लंबाई या एवरेज लंबाई इसकी अलग अलग एनिमल में चाहे प्लांट में या अदर कोशिकाओं में 5 से 10 म्यू, और इसका डायमीटर जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 म्यू तक होता है, एवरेज दे दिया। अब इसमें छोटी और बड़े साइज़ दे दिया, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। इन यीस्ट सेल, यीस्ट कोशिका के अंदर सबसे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ओनली 1 म्यू, और एम्फीबिया की डिम्ब कोशिकाओं में सबसे बड़े 30 से 40 माइक्रोन बड़े माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये भी आपका क्लियर। साइज़, शेप की बात करें
तो शेप बहुरूपी है, डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कण के रूप में, मतलब पार्टिकल के रूप में, थ्रेड के रूप में, धागे के रूप में, रॉड शेप, छड़ाकार, क्लब शेप, मुग्धकाकार, बूट शेप, अलग अलग प्लांट में, एनिमल में अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना। सो दैट इज़ द शेप। ये आपका शेप भी क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें केमिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मेन पॉइंट, नोट्स तैयार। प्रोटीन 60 to 65%, लिपिड 35 to 40%, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में RNA, DNA और 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, अपन ने जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था उसमें भी 70S है, इसमें क्लोरोफिल में, और इसमें भी 70S राइबोसोम, और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया इसके अंदर, DNA एंड RNA की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि DNA RNA बताया ना मैंने है, उसकी प्रेजेंस के कारण माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर में, जो ये आउटर देख रहे हो, फॉस्फोलिपिड की मात्रा 40% होती है और इनर लेयर में 20% होती है। किसकी वजह से? DNA RNA के। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? फॉस्फोलिपिड की। ये पॉइंट याद रखना। सो दैट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर। ये केमिकल स्ट्रक्चर बेटा कंप्लीट आपकी। अब मेन पॉइंट आता है इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आपको अपने आप थ्योरी बनानी है। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, इसमें रट्टा नहीं मारना बेटा। डायग्राम आपके सामने पड़ा है, डायग्राम को तैयार करो, 2 बार 3 बना के करेंगे तो आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। इसी डायग्राम को पकड़ना, बुक्स वाले डायग्राम पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत जाना। देखते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, फिर इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो बताऊँगा। बाहर ये देख रहे हो आप, आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड के रूप में चली गई है। इसके बीच में जो गैप है दैट इज़ द प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये दैट इज़ द क्रिस्टी, लंबे लंबे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बताऊंगा थ्योरी में कैसे लिखना है। ये जो ब्लू कलर के देख रहे हो हर जगह दैट इज द F1 पार्टिकल मैट्रिक्स, ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है, और ये है राइबोसोम। अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाकी मैं इसका डिटेल में और बताऊंगा आपको एक क्रिस्टी में किस प्रकार अरेंजमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपकी थ्योरी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले क्या लिखोगे डायग्राम बना के, माइटोकॉन्ड्रिया 2 डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है, जिसमें बाहर की तरफ एक आउटर लेयर पाई जाती है इसके अंदर, और इनर मेम्ब्रेन, सुनना ध्यान से, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर, उभार बनाकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम करती है। सो दैट इज़ नोन एज क्रिस्टी, उसको क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं। अगर इस F1 पार्टिकल की डिटेल बोलें तो इसमें हेड, मिडल पीस और टेल दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती है। और ये F1 पार्टिकल, आप पुराना टॉपिक उठा के देखना प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो मेरी पुरानी वीडियो देखना है इसके अंदर, उसकी प्रोकैरियोटिक के बीटा पार्टिकल से रिलेटेड है। वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जैसे अभी पढ़ा है ना अपन ने, ये लिखा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, तो वहाँ कोई ना कोई तो करेगा ना, रेस्पिरेशन या पावर हाउस ऑफ सेल। तो वहाँ बेटा बीटा पार्टिकल होते हैं या F1 पार्टिकल होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्ट लगे होते हैं, बिकॉज में ये और मिडल पोर्शन बिल्कुल नहीं होगा, डायरेक्ट हेड पोर्शन होगा इसके अंदर। फंक्शन वही करेगा जैसे F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम को प्रोड्यूस करना और हेल्प इन रेस्पिरेशन। सेम पॉइंट बीटा पार्टिकल में ये रेस्पिरेशन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और हेल्प इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर DNA, RNA, राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट है तो 100% ये भी क्या करेगा? याद करो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। रेस्पिरेशन के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें खुद का DNA होने के कारण ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गन है या स्वायत्त ऑर्गन है, ऑटोनोमस ऑर्गन है। सो दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इतना आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन बेटा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें जो मैंने अभी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उससे थोड़ा सा डिटेल दिया है, मेन पॉइंट उठा लिए जो वास्तव में क्वेश्चन आएंगे। चाहे वो आपका नीट की तैयारी हो, चाहे वो आपका
बीएससी लेवल का हो और चाहे वो अदर कंपटीशन का हो। तो सुनते रहना बड़े ध्यान से और इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि थ्योरी आपकी तैयार। तो सुने, पैलेडे एंड जॉस्टेड ने, हो सकता है कई बार नाम आपने पहली बार भी सुने होंगे, जॉस्टेड ने 1950 में इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर की थी। वो कहते हैं इसके 3 पार्ट हैं, एनवलप एंड क्रिस्टी, मैट्रिक्स, डीएनए आरएनए एंड एलिमेंट्री पार्टिकल। ये 3 पार्ट उन्होंने कवर कर दिए। ठीक है, अब मेन पॉइंट उठा लिया, जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्रिस्टी की आउटर सरफेस को एम साइड कहते हैं, क्रिस्टी की इनर सरफेस को क्या कहते हैं, सी साइड। ये दिमाग में बिठा लो। जो क्रिस्टी है, जैसे आप लोगों ने अभी डायग्राम बनाया था, ये क्रिस्टी का इस प्रकार, ये क्रिस्टी है, इसकी आउटर लेयर जो है वो तो है एम और अंदर की जो है वो है सी साइड, याद रखना। आगे चलते हैं। अब इसकी इनर लेयर जो है वो जल, यूरिया, ग्लिसरॉल, सूक्ष्म श्रृंखला वाले फैटी एसिड के लिए परमिएबल होती है, याद रखना। और क्लियर कर दिया, मतलब इन सब के लिए वो परमिएबल है। क्लियर, मतलब सबको एंटर करने देगी, परवाह नहीं। देन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO3 नेगेटिव के लिए इम्परमिएबल है, कि इम्परमिएबल, याद रखना। ये इनके लिए मैं और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ NO3 होता है ये। ठीक है, कई बार विजिबिलिटी आती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी आपने साइंटिस्ट का नाम पहली बार सुना होगा, ग्रीन एंड परड्यू 1966। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। आउटर लेयर की आउटर सरफेस पर, डायग्राम आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का इस प्रकार। ठीक है, आउटर लेयर, आउटर सरफेस, ये याद रखना। ठीक है, पर अनेक नॉन स्टॉक कण पाए जाते हैं, ऐसे कण जिसमें स्टॉक नहीं पाई जाती, क्या कहते हैं उसको। ये बहुत बार क्वेश्चन है, पार्सन के सब यूनिट, पार्सन के सब यूनिट याद कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, इनर लेयर की इनर सरफेस पर, जैसे आउटर लेयर की आउटर सरफेस पे बताया मैंने, इसी प्रकार इनर लेयर की इनर सरफेस पर या सी साइड पर। क्यों सी साइड बोला, ये देखो क्रिस्टी की इनर सरफेस का नाम क्या है, सी साइड। तो याद रखना, इनर लेयर की इनर सरफेस पर या सी साइड पर स्टॉक कण पाए जाते हैं। उसमें तो कौन से रहे, आउटर सरफेस पर नॉन स्टॉक, यहाँ हो गए स्टॉक। क्या कहते हैं, ये भी आपने नाम कम सुना होगा, फेडनीज मॉर्गन के सब यूनिट्स, परंतु उसको वर्तमान में F1 पार्टिकल कहते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट वैसे पूछ लेता, F1 पार्टिकल का दूसरा नाम बताओ, तो याद रखना फेरेनिडीज मॉर्गन के सब यूनिट्स F1 पार्टिकल होते हैं, या इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्लियर, वो ये नॉन जो F1 पार्टिकल है वो स्टॉक होता है और पार्सन के सब यूनिट जो है वो नॉन स्टॉक होते हैं। अब मेन पॉइंट और आ गया जो पीएमटी में कई बार क्वेश्चन आता है, या अदर कंपटीशन में, चमगादड़ में क्रिस्टी प्लेट लाइक, मतलब फिंगर लाइक नहीं होगी, कैट में क्रिस्टी रेटिकुलेट लाइक, मतलब ये जो क्रिस्टी होती हैं वो कभी भी फिंगर की तरह नहीं होती, याद रखना, प्लेट लाइक या रेटिकुलेट होती है। अब आ जाओ इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या क्या मिलेगा आपको। मैट्रिक्स मैंने जो आपको भी डायग्राम से बताया था, NAD, NADP, ADP, ATP, राइबोसोम, RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ये मटेरियल आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे। आगे देखें, इसमें 2 to 6 फोल्डेड एम्प्टी DNA, शॉर्ट में एम्प्टी DNA, वैसे कहते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA, 2 से 6 तक फोल्डेड माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA इसमें पाए जाते हैं। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन पीएमटी का, छोटा क्वेश्चन। 2 कितने फोल्डेड होते हैं, 2 to 6। माइटोकॉन्ड्रियल DNA का शॉर्ट नेम एम्प्टी DNA। कहाँ लगे होते हैं, सी साइड पर, DNA देखो ऊपर चिपके रहते हैं। अब F1 पार्टिकल के बारे में बात करेगा, F, क्योंकि F1 पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताया था आपको, बिकॉज यही पार्टिकल है बेटा जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो F1 का व्यास कितना है, 85 एंगस्ट्रॉम, और एक दूसरे से दूरी कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टी लगी हुई है, तो क्रिस्टी के ऊपर ये F1 पार्टिकल लगे हुए हैं, जैसे ये F1 पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो 100 एंगस्ट्रॉम है। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 100 एंगस्ट्रॉम, और इसका डायमीटर कितना है, 85 एंगस्ट्रॉम। ये था मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट आ जाओ, इन कणों का मतलब यही F1 कणों को
इन कणों को, ये F1 कणों को क्या कहते हैं, इनकी संख्या 10⁴ से लेके 10⁵ तक होती है। याद रखना ये पॉइंट, संख्या भी बता दी। अब ये कण रेस्पिरेशन में क्या करते क्या है, ये कण मतलब फिर वही F1 कण रेस्पिरेशन चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये क्वेश्चन और बन गया छोटा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, तो याद रखना एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी का बनना। एटीपी क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी है तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए F1 कणों में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स पाए थे। यहाँ इस पॉइंट को याद रखना, डरना नहीं है, जो मैंने शुरू में बताया था, डरना मना है। यहाँ बच्चा आते ही डर जाता है, छोड़ के भाग जाता है बुक्स वगैरह, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं डरना, रट्टा मार दो, नहीं याद होता, परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कॉम्प्लेक्स तो याद कर ही सकते हो बेटा। 4 कॉम्प्लेक्स कौन कौन से, 1 2 3 और 4। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग याद कर लेना, हो गया काम। कहाँ कहाँ, पहले ये तो पता लगे कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये बेस है, ये स्टॉक है, ये इसका हेड है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड F1 के बेसल पार्ट में, ये बेसल पार्ट में होगा, मैंने यहाँ लाइन लगा दी। कॉम्प्लेक्स थर्ड F1 कण के स्टॉक में, ये स्टॉक में होगा। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ F1 के हेड में, ये हेड में होगा। हो गया याद, डायग्राम सामने रखो, क्लियर पॉइंट, कहीं टेंशन नहीं। यहाँ भी नहीं डरना अपने को, कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स 4 में, सुनते जाना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स 1 में जो बेसल पार्ट में पाया जाता है NAD को एंजाइम क्यू रिड्यूटेज कॉम्प्लेक्स, एक ही नाम है बेटा ये, NADH को एंजाइम क्यू रिड्यूटेज कॉम्प्लेक्स, FMN, FES, यूबिक्विनोन एंड लिपिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि बेस पर पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड कहाँ पाया जाता है, ये भी बेस पे पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों क्या नाम है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये भी एक ही नाम है जो मैं बोल रहा हूँ, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिड्यूटेज कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर रहा हूँ, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिड्यूटेज कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा FAD, FE, फेरस, साइटोक्रोम B एंड लिपिड इसके अंदर पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड है स्टॉक में, ये पड़ा स्टॉक के अंदर। उसमें क्या मिलेगा आपको F1 पार्टिकल के अंदर, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम रिड्यूटेज, एक ही नाम है, रिपीट कर रहा हूँ, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम रिड्यूटेज C कॉम्प्लेक्स, या C कॉम्प्लेक्स तक एक नाम है। ठीक है, देन साइटोक्रोम B, C1 यूबिक्विनोन और लिपिड इसमें पाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या है, फोर्थ कहाँ मिलेगा आपको, हेड पार्ट में, ये हेड पार्ट में मिलेगा। तो क्या होगा इसके अंदर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सिस्टम, एक ही नाम, रिपीट कर रहा हूँ, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सिस्टम, साइटोक्रोम A3, C4 और FE फेरस, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो है उसी कॉम्प्लेक्स की सहायता से बोल सकते हैं F1 पार्टिकल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ATP या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है बेटा, टेंशन नहीं। ये तो था F1 पार्टिकल के अंदर। अब इसने दे दिया जो अभी अपन ने बात की थी, आउटर सरफेस लेयर पर, आउटर लेयर की आउटर सरफेस पर नॉन स्टॉक, नाम क्या दिया था, पार्सन के सब यूनिट, तो लिख दिया पार्सन के कणों में क्या पाए, उसमें भी मिलेगा NAD प्लस अटैच्ड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए बोलते हैं साइंटिस्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जहाँ ATP का फंक्शन ना हो या कहीं एंजाइम ना हो, हर पूरे पार्ट में एंजाइम मिलेगा आपको। इसलिए आगे मैं दूंगा आपको टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया। घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट याद करना, इनर लेयर में, आउटर लेयर में, क्रिस्टी में, मैट्रिक्स में किस किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
ठीक है। अलग अलग मेम्ब्रेन में देखेंगे अपन, पहले आउटर मेम्ब्रेन। अब यही बेटा वही पॉइंट, डरना नहीं है, केवल नाम याद करने हैं, 2 बार 3 बार इसका टेक्निक ये लिख लिख के याद करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन में मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, मैं एक एक को पढ़ के बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना। मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, काइम्यूरिडीन हाइड्रोक्सीलेज, फिर रिपीट कर रहा हूँ, काइम्यूरिनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम, दैट इज प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो मैंने बता रखा है डायग्राम आउटर मेम्ब्रेन पे। सेकंड पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन में ये सारे श्वसन श्रृंखला के लिख दिए, कुछ इंपॉर्टेंट और लिख दिए। श्वसन श्रृंखला के विभिन्न एंजाइम और को एंजाइम बहुत सारे होते हैं, MSc लेवल में जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा मामला। तो NAD, FAD, साइटोक्रोम A3, B, C, यूबिक्विनोन, ATP सिंथेसेस, सक्सिनिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम आपको इनर मेम्ब्रेन में मिलेंगे, याद रखना, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा है ना +1 +2 लेवल में भी पढ़ा है। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक कोएंजाइम, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, ये सारे वही है इनर मेम्ब्रेन में। फिर है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये देखो प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यहाँ ऊपर होता है, ये आउटर और इनर के बीच में प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कौन सा एंजाइम होगा? एडिनिलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेकाइनेज एंजाइम इनमें मिलेंगे। देन मैट्रिक्स, जो इसके अंदर लिक्विड पदार्थ भरा होता है मैट्रिक्स, उसमें क्या मिलेगा? ये पॉइंट आपने थोड़े बहुत सुने हुए मिलेंगे आपको, जो स्कूल लेवल में पढ़े आपने। मैलिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, फ्यूमेरेज, एक्यूनिटेज, साइट्रेज सिंथेटेज, अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम। याद करो, ये सारा का सारा आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल मिलेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल बोथ आर रेस्पिरेटरी स्टेप, याद रखना, दोनों के दोनों रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अब इस डायग्राम को जो मेन पॉइंट थे वो मैंने पहले आपको यहाँ लिखवा दिए। अब इसको समझना है बेटा कैसे फंक्शन कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ना डिफरेंट कलर का डायग्राम दे दिया। पहले मैं डायग्राम बताता हूँ, फिर फंक्शन बताऊँगा, ठीक है। जैसे ये अपन ने आउटर मेम्ब्रेन बताया, ये क्रिस्टी बनाई है, ये तो आउटर हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे जो अभी पढ़ा था, यहाँ भी एक छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे, दैट इज द पार्सन कण, वो भूल जाओ, अलग हो गया वो काम, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, मैंने अभी बताया था ना आपको, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो जाएगी, और फोल्ड होके क्या करेगी? एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी, वही उसकी इनर मेम्ब्रेन। ये सारी क्या है? इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो आप गोला गोला देख रहे हो दैट इज द, यहाँ सब जगह लगे होते हैं, मैंने दोनों जगह आपको दिखा दिए ताकि दिक्कत ना आए आपको। ये सारे F1 पार्टिकल है, इसमें और क्लियर है। F1 में ये बेस, ये इसका मिडिल पोर्शन, ये इसका हेड, जो भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर होती है, ये रेड आप देख रहे हो दैट इज द प्रोटीन लेयर, और ये ब्लैक कलर का जो बाई लेयर देख रहे हो दैट इज द लिपिड लेयर। रेड कलर क्या है? प्रोटीन लेयर, और ये लिपिड लेयर, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ब्लू कलर की कंडीशन दिख रही है आपको, दैट इज अ रेस्पिरेटरी चेन या एंजाइम, मतलब ये रेस्पिरेशन चेन बनेगा। यहाँ इस पोर्शन में मैंने आपको फंक्शन दिखा दिया, इसमें रेस्पिरेशन चेन बनता रहेगा और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये ऊपर करते रहेंगे, और जो इसमें से ATP निकलेगा वो ऑटोमेटिक इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर पहुंच जाएगा। सेम पॉइंट यहाँ अपन ने अभी फंक्शन नहीं दिखाया, अभी ये प्रोटीन पड़ा है, प्रोटीन और ये लिपिड पोर्शन, यहाँ सारा प्रोटीन खत्म हो गया, इट मीन्स यहाँ सारा का सारा रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम तैयार हो गया है। तो होता क्या है, मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या? रेस्पिरेटरी एंजाइम, यहाँ एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तो ये ऑटोमेटिक इसको ऊपर मूवमेंट करता जाएगा, और यहाँ धीरे धीरे सारे के सारे रेस्पिरेटरी चेन इकट्ठी होती रहेगी। ये इधर बनेगा या इधर से बनेगा तो इसको ऊपर करता रहेगा, किसको? रेड करो, याद रखना, जिसे बोलते हैं प्रोटीन लेयर। प्रोटीन लेयर खिसकती जाएगी और इसके स्थान पर क्या बनेगा?
एक विशेष प्रकार की रेस्पिरेटरी चेन या एंजाइम बनती जाएगी। इस प्रकार ये सारा प्रोसीजर ऐसे बनता चला जाएगा। सो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इसमें से एटीपी निकलेगा या एटीपी जो बनेगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो मैट्रिक्स में जाके स्टोर होता जाएगा। जो इसलिए मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं सारे के सारे फोल्डेड कंडीशन। जितना भी इसमें रेस्पिरेशन से एटीपी का सिंथेसिस होगा वो एटीपी का सिंथेसिस मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट अब छोटे छोटे टॉपिक अपने पास हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। फर्स्ट बात करेंगे अपन बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस मतलब होता है इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो देखो पहले इसका पता होना चाहिए ना जीवन काल कितना है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में 5 से 10 दिन तक रहता है, फिनिश नया बनेगा। इसका ओरिजिन जो है 3 मेथड द्वारा होता है, अलग अलग मेथड साइंटिस्ट ने दिए। पहला मेथड क्या है, फ्रॉम वेरियस सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उनसे होता है, ये याद रखना। इसमें लिख दिया, रॉबर्टसन ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले। रॉबर्टसन 1964 में इसने डिस्कवरी किया। और ये क्या बताता है, ओरिजिन इसका सेल मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। इसने 2-3 पॉइंट में बताया था, चूहे के यकृत में और क्रे फिश की तंत्रिका सेल में। याद रखना, इसमें फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, चूहे के यकृत में और क्रे फिश की तंत्रिका सेल में इसकी उत्पत्ति बताई थी इसने। तो ये कर दिया वेरियस सेल मेम्ब्रेन, एग्जाम्पल भी दे दिया। दूसरा पॉइंट है बाय फिशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। साइंटिस्ट का नाम लक एंड रिच ने इसको बताया था 1964-65 के अंदर। इसके अनुसार क्या कहता है, ये उत्पत्ति जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग लिखे ना, पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होती है, ये उन्होंने बताया था। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले पड़ा है वो डेड होने से पहले नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना देगा। थर्ड पॉइंट बात करेंगे डी नोवा ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हार्वे ने इसको दिया था सबसे पहले 1951 के अंदर। इसके बारे में सुनना, क्या बताया इन्होंने एग्जाम्पल किया बकायदा, सी अर्चिन के डिम्ब सेल में और फिश के अंदर और न्यूरोस्पोरा फंजाई, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, न्यूरोस्पोरा फंजाई के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डी नोवा उत्पत्ति बताई। कैसे, वो कहते हैं साइटोप्लाज्म वेसिकल में, लिख दिया इसमें, साइटोप्लाज्म में जो वेसिकल होते हैं उसके बर्ड में बढ़ने से, उसके अंदर जो बर्ड बनती है उसको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें सिस्टर्नी युक्त माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। ये उसका डी नोवा ओरिजिन था, हार्वे ने बताया था। तो ये तो था बेटा बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपना एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, उसका कैसे बताते हैं कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ होगा। तो लिख दिया बैक्टीरिया से, इसका एवोल्यूशन है बैक्टीरिया से माना गया है। कौन से सिद्धांत द्वारा, सिद्धांत का नाम बहुत बार आया हुआ है, सहजीवी सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिम्बायोटिक थ्योरी। इंग्लिश हिंदी वाले दोनों बच्चे याद करना, सिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा होता है। क्या बताता है सिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा, मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दी ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। वो कहता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा, जब कभी उस समय ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्रिमिटिव होस्ट सेल में, प्रिमिटिव होस्ट सेल का बताया जब जीव का निर्माण हुआ होगा, ठीक है, प्रिमिटिव होस्ट सेल में पैरासाइट बैक्टीरिया प्रवेश कर गया। कौन सा बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, जो पैरासाइट है, जो अपना फंक्शन नहीं करता, ठीक है। शीघ्र ही बैक्टीरिया और होस्ट सेल में क्या हुआ, संबंध बन गए, बहुत अधिक संबंध बन गए। सहजीवी का मतलब क्या होता है, बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए संबंध बनाना। तो बहुत अधिक संबंध बन गए। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्रिमिटिव होस्ट सेल में, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले प्रिमिटिव होस्ट सेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पैरासाइट बैक्टीरिया, बाहर से जो बैक्टीरिया है उसने एंटर कर गया, ओके। फिर क्या हुआ, शीघ्र ही बैक्टीरिया और होस्ट सेल में संबंध स्थापित हो गए, अच्छे वाले, ठीक है। और बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में परिवर्तित हो गया। याद करना, ये एक हो गया, एक आइडिया लगाया उन्होंने। अब कैसे आइडिया लगाया, अभी ऐसा क्या कारण है, आपस में दोनों में एंटी नहीं हुए, एक दूसरे के संबंध बन गया, सिम्बायोटिक बन गया। बता दिया आगे समानताएं भी, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में समानताएं होनी चाहिए, तभी पता लगा ना। ये देखो समानता के अंदर क्या क्या लिखेगा, ये अलग से क्वेश्चन आया था, ये अलग से क्वेश्चन आया था कई बार। लक्षण साइज में देखो, सुनते आओ, पढ़ते आओ। बैक्टीरिया का साइज कितना है, लंबाई 0.3 से 1 म्यू, चौड़ाई 0.2 से 2 म्यू, और ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 1 से 4 म्यू, चौड़ाई 0.2 से 1 म्यू, लगभग बराबर बराबर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करें, थिकनेस की बात करें, तो बैक्टीरिया में 70 to 80 एंगस्ट्रॉम होती है, वहाँ 60 to 70 एंगस्ट्रॉम, ये भी बराबर आ रही है। इसमें फोल्डिंग देखी, मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होते हैं ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, या इधर इसमें मीजोसोम है, उसमें सिस्टर्नी है, लगभग बराबर, जो मैंने आपको अभी बताया। डीएनए की शेप दोनों में सर्कुलर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। राइबोसोम ये भी 70s, वो भी 70s, ये भी सही आ रहा है। और लास्ट में बहुत बढ़िया, प्रोटीन सिंथेसिस का अवरोधक कौन सा आता है? बैक्टीरिया में क्लोरेमफेनिकोल, सुनना ध्यान से, क्लोरेमेम्फेनिकोल, इसमें भी क्लोरेमफेनिकोल, ये दोनों में अगर दोनों प्रोटीन सिंथेसिस का अवरोधक एक है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से ये वैज्ञानिक मानते हैं, जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन अगर बात करें, मतलब विकास के आधार पर अगर बात करें, एवोल्यूशन के आधार पर बैक्टीरिया से इसका ओरिजिन हुआ होगा, सहजीवी या सिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा। दैट इज द एवोल्यूशनरी origin of mitochondria. Then last and most important point, function of mitochondria. Mitochondria function डिटेल सिर्फ आपको लिखते हैं ना, पहले तो आपको पता ही है, यहाँ लिख दिया पावर हाउस ऑफ सेल। अब मेन पॉइंट पढ़ना है सिर्फ, और कुछ नहीं है। सर्कुलर सेलुलर रेस्पिरेशन TCA और ETS में काम करेगा। TCA मैंने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, ATP ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करेगा, ट्रांसपोर्ट और परमेबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत बढ़िया है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड में हेल्प करेगा, इलोंगेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, योग फॉर्मेशन, ये देखिए एग में जो योग बनता है उसका फॉर्मेशन भी ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इन डेवलपिंग स्पर्म, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ स्पर्म के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस प्रकार की कंडीशन, ये एग होता है, ये टेल, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया स्प्रिंग फॉर्म में होता है वो डेवलपिंग स्पर्म में हेल्प करता है, याद रखना। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन क्लियर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारा पढ़ लिया। सेम पॉइंट फिर मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपको फुल नोट्स चाहिए, हालांकि आपको मिल गया होगा सब कुछ मैटर, परंतु फिर भी यू वांट कंप्लीट नोट्स इन PDF फॉर्म, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना बेटा, वहाँ आपको एक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, क्लिक करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओगे। कंप्लीट नोट्स विद PDF मैंने डाले हुए हैं उसके अंदर, आप लीजिए उसको और उसको पढ़िए। देन सेम पॉइंट, अगर अभी मेरा चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जितनी मैं वीडियो ला रहा हूँ रोज़ की रोज़, एक मैंने आपसे शुरू में वायदा किया था डेली एक वीडियो आपको दूंगा, आपके पास डेली एक वीडियो आ रही है, वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उस वीडियो को आप लाभ लें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।